ठीक है, जब भी वर्क डन का सवाल आएगा आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कुछ भी नहीं है, कि कुछ दिया हुआ ही नहीं है ड्राइविंग फोर्स सवाल में। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जीरो हो गई। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स मुझे नहीं पता, वही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एक्स ले लेते हैं इसको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय मास है इसका 1.6। फाइनल स्पीड विच इज 12 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 0 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा? mgh। मास है हमारा 1.6, ग्रेविटी 10 लेनी है, और हाइट में कितने का चेंज आ रहा है? 9 मीटर्स का। एक सवाल का जवाब दो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल जीरो होगी बेटा। जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है या गेन हुआ है? लॉस हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, हाइट इसकी कम हुई है, 9 से 0 हो गई। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से बताओ क्या वैल्यू आती है? 0 इक्वल्स टू एक्स। इसका आंसर बताओ पूरा कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 12 स्क्वायर। वो पूरा चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का -28.8। एक दफा दोबारा कर लो ऑनलाइन बच्चों, बेटा जवाब बताओ, यही आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक माइनस चेंज इन पोटेंशियल का आंसर। सही है, और x की वैल्यू आ जाएगी 28.8। ठीक है, नहीं वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 28.8। ठीक है, यूनिट भी साथ में लगा देना, जूल्स है वर्क डन। अच्छा, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, किसी को का मसला तो नहीं है क्या? बेटा वर्क डन लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, जब स्पीड में चेंज आ रहा है और वर्क डन निकालने का बोल रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा। एनर्जी का वर्ड यूज कर रहा है, वर्क डन का वर्ड यूज कर रहा है, पावर का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। पावर का यूज होता है तो फिर पावर, अगर सिर्फ पावर का वर्ड यूज हुआ है तो फिर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एमए लगता है, और पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई लॉस लगता है। अगर पावर और एनर्जी दोनों का वर्ड यूज हो रहा है तो फिर हम दो फॉर्मूले लगाते हैं, हमारे पास या तो लगेगा पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, या हमारे पास लगता है पावर सॉरी वर्क डन की इक्वेशन लगती है। डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, जो चीजें गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगले सवाल में आते हैं। अगला ये बोल रहा है टू पार्टिकल्स A and B of mass 3.2 and 2.4 respectively lie on a smooth horizontal table। स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है। इसका मास है 3.2 kg, इसका मास है 2.4 kg। ठीक है, डायग्राम बना लोगे तो इजी हो जाएगा। A moves towards B with speed of V। A जो है वो B की तरफ बढ़ रहा है with speed of V मीटर per second and collides with B which is moving towards A with speed of 6 मीटर per second। यानी B जो है वो A की तरफ बढ़ रहा है with speed of 6 मीटर per second, और एक पॉइंट पे आके दोनों कोलाइड कर जाएंगे। In the collision, the two particles come to rest। कोलिजन के बाद दोनों की स्पीड जो है वो जीरो हो गई। ठीक है, दोनों की स्पीड जीरो हो गई, तो अब इनिशियल मोमेंटम होगा बेटा 3.2 मल्टीप्लाई बाय वी
एंड 2.4 मल्टीप्लाई बाय -6 क्योंकि उल्टा आ रहा है, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। दोनों कोलाइड जब कर रहे हैं तो वो रेस्ट पे आ रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम बेटा जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्पीड जीरो है। तो 3.2v माइनस, इसका बताओ 6 मल्टीप्लाई बाय 2.4 कितना होगा? 14.4 और फाइनल 3.2v इक्वल्स टू 14.4, v की वैल्यू 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। यार कभी क्वेश्चन लेंदी आ जाता है, पेपर लेंदी आ जाता है, कभी छोटा आ जाता है। आखिरी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द कोलिजन। अब बताओ बेटा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? आप निकालते हो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आप निकालते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में ना डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे मोमेंटम का जब फॉर्मूला लगा रहे थे तो हमने जब वो रिवर्स आ रहा था तो -6 लिया था ना। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय मास, इसका है 3.2 एक वाले का, और उसकी स्पीड हमारे आई थी 4.5 स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। और दूसरा जो बी वाला पार्टिकल है वो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय उसका मास है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करो, बताओ क्या आता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या आती है जहाँ? हम्म 75.6 आपकी टोटल आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि कोलिजन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो जूल्स हो गई। तो जितनी इनिशियल थी उतनी ही आपकी लॉस हो जाएगी क्योंकि फाइनल में वो जीरो हो रहा है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 75.6 जूल। ठीक है। चलो नेक्स्ट, को प्लानर फोर्सेस। को प्लानर का मतलब है एक ही प्लेन पे सारी फोर्सेस लग रही हैं। इससे आपके आंसर पे वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आता है उसी तरह से कर दो बस। चार फोर्सेस लगी हुई हैं। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले हम यहाँ पे एक वाई एक्सिस को कंप्लीट कर देते हैं, और अब हम जो है वो फोर्सेस को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो 15 न्यूटन्स वाली फोर्स है ये रिजॉल्व होगी एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो यहाँ आ जाएगा 15 कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 15 साइन अल्फा। ठीक है।
13 न्यूटन वाली होगी तो यहाँ आ जाएगा 33 कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा 33 साइन अल्फा। 30 न्यूटन वाली ऊपर रिजॉल्व होगी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इधर आ जाएगा 30 कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 30 साइन थीटा। और पी न्यूटन वाली होगी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ आ जाएगा पी कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा पी साइन थीटा। ये हमने सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया। अब जब हम इसको रिजॉल्व करने के बाद इक्विलिब्रियम का काम करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 कॉस अल्फा प्लस 33 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 30 कॉस थीटा प्लस पी कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 15 कॉस अल्फा प्लस 33 कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 48 कॉस अल्फा। और यहाँ पे हम कॉस थीटा को अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर आ जाएगा 30 प्लस पी। ये एक इक्वेशन बन गई बेटा। हाँ बिल्कुल तहा ऐसे ही करेंगे। अच्छा, और अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड करेंगे तो उसके लिए ये हमारी अपवर्ड है और ये हमारी डाउनवर्ड है, इनको आपस में रिजॉल्व कर देंगे, इक्वेट कर देंगे सॉरी। तो ये हो जाएगा 15 साइन अल्फा प्लस 30 साइन थीटा इज इक्वल टू 33 साइन अल्फा प्लस पी साइन थीटा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये 15 साइन अल्फा इधर जा सकता है, 15 साइन अल्फा इधर जा सकता है, तो ये बन जाएगा 33 माइनस 15 कितना होता है? 18 साइन अल्फा। और साइन थीटा वाली चीज उधर ले जाएंगे तो 30 साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस पी अंदर बचा। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छा अब देखो सुनो, साइन थीटा और कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना देंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से साइन थीटा जब कॉस थीटा सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा, थीटा को नहीं बनाएंगे ना ऊपर, साइन अल्फा कॉस थीटा अल्फा कुछ भी नहीं, ठीक है। साइन थी कॉस थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जाएगा 48 कॉस अल्फा अपॉन 30 प्लस पी। और यहाँ से साइन थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आएगा 18 साइन अल्फा अपॉन कहाँ गया, 13 माइनस, क्या दिया भाई? अच्छा हाँ, इसने हमें एक चीज दी हुई है भाई, ये तो भूल ही गए इसको। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3 उसने मुझे दिया हुआ है। तो बताओ इस tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सर नहीं, पहले साइन अल्फा और कॉस अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे, उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो टेन अल्फा बन जाएगा और वहां पे उसकी जगह पे हम 4/3 लिख देंगे। एक मिनट हल्के सबर 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 बेटा। tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3 से हम सबसे आसान काम कर सकते हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यूज निकाल लें, ये ट्राइंगल बना लें। ठीक है, जब हमने ये ट्राइंगल बनाया, tan अल्फा का मतलब होता है ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई। ठीक है, तो हम इन दोनों से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस साइड निकाल लेंगे फाई। तो अब ये ट्राइंगल देख के बताओ साइन अल्फा क्या होना चाहिए? ऑपोजिट और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5। और कॉस ऑपोजिट और हाइपोटेनस कितना है बेटा? और कॉस अल्फा हो जाएगा 3/5। अब ये जो हमने बनाए हुए हैं इनमें इनको रिप्लेस कर दो। 18 साइन अल्फा की जगह डाल दो 4/5 अपॉन 30 माइनस पी, बताओ क्या आता है?
18 मल्टीप्लाई बाय 4/5 करो जरा। 14.4/30 माइनस पी, ये आ गया हमारा साइन थीटा। और इसी तरह यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह अगर हम इसको रिप्लेस करें किसको, 3/5 को, तो बताओ 48 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना होता है? तो ये हो गया 28.8/30 प्लस पी, ये आ गया कॉस थीटा। बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया हमारे पास। अब जरा गौर से देखो जो इसने मुझे शो करने के लिए दिया हुआ है, ये इसने क्या किया यहाँ पे, 14.4/30 माइनस पी, ये हमारे पास आया हुआ है। 28.8/p प्लस 30, ये भी हमारे पास आया हुआ है। इसने इन दोनों का स्क्वायर करके इक्वल्स टू 1 किया। ये क्या किया है इसने इन दोनों का स्क्वायर करके सर इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी है क्यों ना, किया है? आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है बेटा? साइन स्क्वायर साइन प्लस। स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है हमने साइन थीटा निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 14.4/30 माइनस पी का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने निकाला हुआ है, 28.8/30 प्लस पी का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास जो उसने बोला था वो हमने इसको शो करके देखा। ठीक है, सुकून से सवाल को देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम फिर आगे बढ़ते क्या? चले आगे। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है verify that p is equals to 6, satisfy this equation and find the value of theta। अब देखो वेरीफाई शो करने का मतलब होता है कि आपको वो चीज लेके आनी है, यानी अगर ये बोलता ना शो दैट p इज इक्वल टू 6, यानी मुझे p इक्वल टू 6 को लेके आना होता, आंसर लाना होता। वेरीफाई का मतलब है कि आपको ये वैल्यू इनपुट करनी है। वेरीफाई का मतलब है कि आपको ये वैल्यू अपनी इक्वेशन में इनपुट करनी है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आई हुई है 14.4/30 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 28.8/30 प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके अंदर आप क्या करो, पी की जगह 6 डाल दो और चेक करो क्या ये आंसर सेटिस्फाई होता है या नहीं। हाँ,
हाँ 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके अंदर 6 डाल के चेक कर। वेरीफाई का मतलब होता है ये वैल्यू यूज करें, और शो का मतलब होता है ये आंसर लेके आना है। 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 यहाँ पे भी आ रहा है, इक्वल्स टू 1, ये हमने उसको वेरीफाई करके दिखा दिया है, 1 मार्क मिल गया। अब जब p की वैल्यू 6 है, हमें थीटा भी निकालना है, तो हम कोई भी एक यूज कर लेते हैं, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन थीटा ये आ रहा था हमारा, साइन थीटा क्या आ रहा था, साइन थीटा आ रहा था, साइन थीटा इक्वल्स टू 14.4 अपॉन 13 माइनस p की जगह क्या डालना है, 6 डालना है। सॉल्व करो इसको, क्या आंसर आता है थीटा का पहले, हाँ इन्वर्स करने के बाद, थीटा इक्वल्स टू 36.9 आंसर, डिग्रीज में है ये आंसर बिल्कुल। सही है, 36.9 है। सही बेटा, समझ में आगे बात। ऑनलाइन बच्चों बेटा सबको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एन एथलीट ऑफ मास 84 kg is running along a straight road. Initially the road is horizontal and he runs at a constant speed of 3 meter per second. Constant speed को पढ़ के आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स, और अगर एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये दो मतलब होते हैं कांस्टेंट स्पीड के। अब उसने बोला है कि भाई मास इसका 84 है, पावर हमारे पास 60 वॉट्स है, स्पीड हमारे पास 3 है। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर और स्पीड से हम क्या निकाल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स। पावर इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी होता है, 60 इक्वल्स टू 3, सॉरी ड्राइविंग फोर्स हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 3, यहाँ से ड्राइविंग फोर्स क्या आ गई, 20 न्यूटन्स, और क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स है तो हमारी रेजिस्टिव फोर्स भी इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स होगी। ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग फोर्स थी, बैकवर्ड फोर्स सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव फोर्स थी। तो फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड यानी ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू रेजिस्टिव। अगर इंक्लाइन प्लेन पे होता तो वेट का कंपोनेंट क्या, अलग अलग। A 150-meter section of the road which is inclined at 0.8 degrees, अब inclined plane पे आ गया है ये। रेजिस्टिव फोर्स 0.8 डिग्रीज इंक्लाइंड है, और 150 मीटर का ये पूरा सेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है इसका 150 मीटर। अच्छा, द स्पीड ऑफ द एथलीट एट द स्टार्ट ऑफ द रोड इज 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। और क्या है, रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास एक आ गई, चलो 13 न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कहाँ दी हुई है, अच्छा ड्राइविंग फोर्स भी दी हुई है 24, यानी फॉरवर्ड फोर्स दी हुई है 24। अच्छा, यूज एनर्जी मेथड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ द 150 मीटर सेक्शन। अच्छा, इसमें हमारे पास बेटा क्या क्या चीजें हैं, इसमें हमारे पास है ड्राइविंग फोर्स, तो ड्राइविंग, अच्छा एनर्जी मेथड यूज करना है मतलब वो वर्क डन की इक्वेशन, एनर्जी की जो इक्वेशन है वो लगानी है। तो ड्राइविंग फोर्स हमें दी हुई है कितनी बेटा, 24 न्यूटन, और मेरे पास डिस्टेंस भी है, तो मैं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल सकता हूँ।
24 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 150 कितना आ जाएगा? 3600 हमारे पास वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ गया। अच्छा, इसने मुझे रेजिस्टिव फोर्स भी दी हुई है 13 न्यूटन की, तो मैं वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स भी निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना? 1950 जोल्स मेरा वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स भी आ गया। और क्या निकाल सकते हैं भाई हम? और इसमें हम बताओ और क्या होगा? इक्वेशन में क्या होता है? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अगर, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय मास कितना है इसका? मास है हमारा 84 kg, मल्टीप्लाई बाय फाइनल स्पीड का स्क्वायर। फाइनल स्पीड हमें नहीं पता, टॉप ऑफ द प्लेन जो है यहाँ पे हमें जो फाइनल स्पीड यही हमें निकालनी है। देखो, एट द स्पीड एट द एंड ऑफ द 150 मीटर सेक्शन वो हमें निकालनी है, माइनस इनिशियल स्पीड हमें पता है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन है तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। और क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा हो जाएगा mgh। मास हमारे पास है 84, ग्रेविटी हमारे पास 10। हाइट में कितने का चेंज आ रहा है? हाइट में कितने का चेंज आ रहा है? 150। बेटा हाइट जो हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, वो परपेंडिकुलर वाली हाइट लेते हैं, ये वाली। ये आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकलेगी? 150 अगर हाइपोटेनस है, एंगल आपका 0.8 है, तो साइड हो जाएगी 150 साइन 0.8, ये आपकी हाइट होगी। फाइनल mgh लगा के बता दो कितना है। 1789.2, 59.2। बेटा जल्दी से ऑनलाइन वालों बता दो, ये बात सारी क्लियर है यहाँ तक? हमने वर्क डन की इक्वेशन में जो जो चीजें होती थी सब अलग अलग करके निकाली। ठीक है सर, आपने अलग अलग क्यों निकालनी? हम एक ही इक्वेशन में भी तो निकाल सकते हैं। बेटा देखो, ये 6 मार्क्स का है ना, तो इसको हमें थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वैसे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हर चीज को अलग अलग तोड़ तोड़ के कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, एक एक करके जो भी इक्वेशन में चीजें सबको अलग अलग कर। हाँ यार, ये दो तीन तीन मार्क्स का होता ना तो फिर मैं एक ही इक्वेशन में इसको निपटा देता। अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स बेटा आ गई हमारे पास 3600। वर्क डन अगेंस्ट रेसिस्टिव फोर्स हो गया 1950। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें अभी नहीं पता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं 1759.2। जरा निकाल लो यहाँ से v की वैल्यू क्या आती है। इक्वेशन सॉल्व करो, v की वैल्यू बताओ क्या आती है। चले जाता हूँ यार, अभी मसला तो ये है भाई। हाँ हाँ, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हम्म। हाँ, उसने बोला भी है ना, उसने बोला यूज एनर्जी मेथड, मतलब वो एनर्जी भी पूछना। जल्दी। 2.53 सही है। v इक्वल्स टू 2.53।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। A particle of mass 0.6 kgs is placed on a rough plane which is inclined at an angle of 35 degree to the horizontal. The particle is kept in equilibrium by a horizontal force of magnitude P newtons. वर्टिकल प्लेन, ठीक है, बताया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बता दिया। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी का मतलब है कि देखो, अब जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रही है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या लें, ठीक है। और हमें डायरेक्शन ऐसी लेनी है सो दैट वी गेट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। अब सबसे पहले हमने इसके फोर्सेस लगा दिए। ये पी न्यूटन वाली फोर्स है एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 35 होगा, ठीक है। तो हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे बेटा, एक कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड बनेगा और एक कंपोनेंट इसका यहाँ बनेगा। डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन 35 और यहाँ वाला बन जाएगा पी कॉस 35। ये बात क्लियर है क्या? पी न्यूटन वाली फोर्स है एट एन एंगल ऑफ 35, ठीक है। यहाँ से हम इसको कंपोनेंट बनाना शुरू करेंगे। पहले इसका नीचे आना पड़ेगा, हाँ, ऊपर से आ सकता है तो भी तो यूं ही बनेगा ना बेटा। देखो, हमेशा हेड टू टेल रूल से कंपोनेंट बनते हैं ना। पहले तुम यूं जाओगे अगर, और फिर यूं आओगे, सही है। तो यहाँ वाला हमारा कंपोनेंट आ गया, इसको दोबारा वैसे ही बना लेते हैं। ये आ गया हमारा पी साइन 35 और ये आ गया पी कॉस 35। अच्छा, मैं इन फोर्सेस की डायरेक्शन को है ना थोड़ा सा सही से करके लिख रहा हूँ। ये पी कॉस 35 को मैं अगर यहाँ मार्क कर दूं कोई मसला तो नहीं है? ऊपर की तरफ लगी ना, तो मैंने वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दी। और ये पी साइन 35 को मैं नीचे की तरफ लगा दूं, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारी फोर्सेस है ना इस ऑब्जेक्ट के अराउंड पे आ जाए, तो हमारी वर्किंग में है ना हमें बहुत आसानी हो जाए। और कौन सी फोर्स लगेंगी इसमें बेटा? और लगेगी इसके ऊपर एक तो रिएक्शन फोर्स लगेगी, एक इसका वेट का कंपोनेंट लगेगा। वेट का कंपोनेंट एक तो यहाँ पे लगेगा, 0.6 का हो जाएगा 6 साइन 35 यहाँ आ जाएगा। और एक और इसका वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा, पी कॉस 35, सॉरी 6 कॉस 35। वो लगा दी ना, रिएक्शन होती है ना। हाँ हाँ, इन दोनों के इक्वल। और फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स हम कहाँ पे लगाएं सो दैट वी गेट द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। देखो, अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगाता अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ, तो जब मैं अपनी फोर्सेस को इक्वेट करूंगा तो बताओ फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? पी कॉस 35 इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स कौन कौन सी होंगी? प्लस फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को दूसरी साइड पे लगाता हूं, यहाँ पे, तो फिर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? पी कॉस 35 प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 6 साइन 35। जब फ्रिक्शन फोर्स वहां जाएगी तो माइनस हो जाएगा। बताओ कौन सी इक्वेशन से हमारे पास पी की सबसे छोटी वैल्यू आएगी? वहां पे देखो फ्रिक्शन फोर्स प्लस हो रही है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो है वो वैल्यू बड़ी हो रही होगी।
और यहाँ दूसरी तरफ फ्रिक्शन फोर्स माइनस हो रही है, तो इसलिए पी की वैल्यू छोटी आएगी, तो इसलिए लीस्ट वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, अब पी तो हमें नहीं पता, हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू आर, फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है 0.4। रिएक्शन फोर्स क्या है, आर इक्वल्स टू ये दोनों, तो 6 cos 35 प्लस पी साइन 35। अब इस पूरी चीज को अपनी इस वाली इक्वेशन में डाल दो। क्या बनेगी इक्वेशन, P cos 35 इक्वल्स टू 6 sin 35 माइनस फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे मैं ये पूरा इनपुट कर रहा हूँ 0.4 6 cos 35 प्लस P sin 35। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और हमें पी की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके इसको रिजॉल्व करते रहेंगे एक साथ। पूरी इक्वेशन अगर नहीं डल ली तो मुझे कैलकुलेटर दो, मैं एक साथ। सबसे पहले आप इसको कर लो पी कॉस 35। कॉस 35 की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे 0.819 इक्वल्स टू 6 साइन 35 माइनस, अच्छा ये हो जाएगा 6 कॉस 35 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, इसको एक साथ करके लिख लेते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 cos 35, ताकि कैलकुलेटर में एक साथ डाल दें फिर। और 0.4 p sin 35 से मल्टीप्लाई होगा, और बाहर माइनस लगा हुआ है, ये रहेगा माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय p sin 30। ये इक्वेशन बनी हुई है। अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेटर में क्या क्या डाल सकते हैं, पहले तो ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डाल देते हैं। 6 sin 35 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 cos 35, यार मेरे पास 1.475 माइनस, अच्छा ये 0.4 और साइन 35 भी कैलकुलेटर में डाल देते हैं। ये आ रहा है 0.229, और वहां पे 0.819 पी है, माइनस कर लेते हैं 0.819 प्लस 0.229 हो जाएगा, क्या जाएगा 1.048 पी इक्वल्स टू 1.475। 1.407 आ रही है पी की वैल्यू, तो ये 1.4 नहीं नहीं 1.407 आ रही है पी की वैल्यू। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में इसको 1.41 न्यूटन ले लें। अच्छा, सवाल में अगर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू भी पूछता तो फिर हमें ये वाली इक्वेशन भी लेनी पड़ती, तो फिर दूसरी इक्वेशन ले लेते ये वाली। अगर दोनों पूछता तो दोनों लेते, एक पूछेगा तो एक लेते। बेटा क्लियर है ऑनलाइन बच्चों? ठीक है, चलो अगले पे जाएं। कितने सवाल रह गए, 6 और 7, दो सवाल है, 8 9। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सॉल्व वाला भी। हाँ सही है। A particle P starts at rest and moves in a straight line at time t seconds after leaving O. The velocity deviates name. P has velocity 8 when t is equals to 4 and has velocity 13.5 when t equals to 9। सारी चीजें तो उसने दे दी B और C निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, अगर मैं t की जगह 4 लेता हूँ और v की जगह 8 लेता हूँ, तो जगह 8 इक्वल्स टू 4t प्लस
सॉरी टी की जगह 4 लेना है, 4b प्लस सी और टी की जगह आ गया 4 पावर 3 अपॉन। और अगर हम वेलोसिटी की जगह 13.5 लेते हैं और टी की जगह 9 लेते हैं, अच्छा बताओ ये क्या आता है, 4 पावर 3 अपॉन 2 कितना होगा? 8। तो मैं इसको 8c लिख दूं डायरेक्ट। 9 पावर 3 अपॉन 2 कितना होगा? 27। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ 27c। अब बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व, इसको कैलकुलेटर में एक साथ डाल दो क्योंकि 1 मार्क का सवाल है। 1 मार्क का सवाल है, इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में डाल दो। इसने क्या किया है, इसने भी यही किया होगा कि ये डायरेक्ट ही मार्क है। हाँ ये 1 मार्क के लिए इतनी लंबी करवा रहा है, तो आपने बस इक्वेशन बना दी। अब आप इसको साइमल्टेनियसली कर लो। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस बेटा आप लिखो इधर, होगा। ये मोड पे गए, 5 पे इक्वेशन आ रही है। फर्स्ट वाला साइमल्टेनियस है, पहला वाला। अब इसमें पहले वाली वैल्यू की जगह पे है ना, आप ये लिख दोगे जो बी के साथ लिखा हुआ है 4 इक्वल टू दबा दो। फिर सी के साथ जो लिखा हुआ है 8 इक्वल टू दबा दिया। उसके बाद इक्वल टू के बाद वाला नंबर 8। इसी तरह दूसरी इक्वेशन का हमने डाल दिया 9 और फिर डाल दिया हमने 27 और फिर इक्वल्स टू के बाद वाला 13.5। इक्वल्स टू दबा दोगे तो बी की वैल्यू 3 आ गई और सी की वैल्यू -0.5 आ। ठीक है, वैसे इसका 1 मार्क बनता नहीं था, ज्यादा मार्क्स बनते थे। नहीं नहीं 5 नहीं, दो 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 होने चाहिए एटलीस्ट। अच्छा इसके बाद बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ p व्हेन t इज इक्वल्स टू 1। अब जब आपके पास b और c की वैल्यूज आ गई तो आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन गई? b इक्वल्स टू 3t माइनस 0.5 t पावर 3 अपॉन 2। ये बन गई हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। अब ये आपको बोल रहा है कि भाई मुझे एक्सेलरेशन बताओ, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलती है? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी। तो 3t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3 और इसको पावर पीछे मल्टीप्लाई करोगे -0.75। और एक पावर कम हो जाएगी तो 3/2 यानी 1.5 माइनस 1 पावर 0.5 बची। क्या मसला है यार। पावर पीछे मल्टीप्लाई करिए और एक पावर कम कर दी ना मैंने। 0.75 ना, 3 माइनस 0.75 टी की पावर 0.5। ये बन गई एक्सेलरेशन। अब इसने बोला है टी की जगह पे 1 डालना है, तो टी की जगह अगर यहाँ पे आप 1 डाल दोगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 3 माइनस 0.75 2.25 मीटर पर सेकंड। क्या तो फिर बंद हो गई? अच्छा इसके बाद बोला है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ
P for which P is an instantaneous rest. Instantaneous rest का मतलब होता है जब आपकी वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो करने के लिए आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन है 3t माइनस 0.5 टी की पावर 1.5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या कर भूल गए। टी की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगी, टी की वैल्यू कैसे आएगी भाई, टी को कॉमन निकाल लेते हैं। टी जब यहाँ से कॉमन निकलेगा बेटा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 0.5 टी की पावर 0.5 बची। एक तो टी की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है जिसको हम इग्नोर कर देंगे। एक हो रहा है 3 माइनस 0.5 टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इक्वल्स टू 0.5 टी की पावर 1/2। 0.5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू टी पावर 1/2। टी पावर 1/2 तो मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाएगा तो टी की वैल्यू आ जाएगी 30। सही है, ठीक है बेटा, टी की वैल्यू 36 आ गई। अब वो बोल रहा है आपको कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ एट दिस इंस्टेंट। अब देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा हो टर्निंग पॉइंट से। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, जीरो से, और फिर वो जो है कहाँ पे जाके टर्न ले रहा है, 36 सेकेंड्स पे जाके टर्न ले रहा है। यहाँ इसके आगे उसने यू टर्न मारा है। यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में ट्रेवल कर रहा है। 36 सेकंड के बाद ये घूमा है तो फिर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क करोगे। यहाँ पे अगर मुझे t इक्वल टू 36 तक का डिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओगे। बेटा ये वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज होंगे, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती होता, इंटीग्रेशन 3t को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 3t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.5 टी पावर 2.5 अपॉन 2.5 प्लस सी। प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो t जीरो पे डिस्टेंस भी जीरो है तो c की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर t की जगह पे 36 इनपुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा। हम्म 36 बेटा, इसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व किया ना इक्वेशन, क्योंकि इसने बोला था इंस्टेंटेनियस रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है lost। क्या हाल है, आ गया ना 388.8। 388.8 हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ p एट द इंस्टेंट अंटिल इट रिटर्न्स टू o। रिटर्न्स टू o का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स टू o फाइनल स्पीड तो हमें निकालनी है। रिटर्न्स टू o का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आप अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लोगे पहले, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0.5। अच्छा इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ ना क्या आ रहा है, 0.5 अपॉन 2.5 1/5 माइनस 1/5
टी की पावर 2.5 था, उसको 5/2। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इसको हमें इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा इसको 2.5 ही रहने ताकि कॉमन निकालने में आसान। अब कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से? टी पावर 2 कॉमन निकल रही है, तो अंदर बचेगा 3/2 यानी 1.5। क्या हो गया? 1.5 माइनस 1/5, हाँ जो भी, और टी की पावर बची 0.5 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो इसको। ये तो इक्वल टू, एक तो टी की वैल्यू 0 आ गई, इसको हटा दो। एक बचा 1.5 माइनस 1/5 इक्वल्स टू 0। वहां ले जाओ 1.5 इक्वल्स टू 1/5 टी पावर 1/2। टी की वैल्यू कैसे आएगी? 5 वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करवाओ। 7.5। 15/2 इक्वल टू टी की पावर 1/2, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लगा दो उस तरफ। कितना? 56.25 आपके पास टी की वैल्यू आ गई। आपसे वो पूछ रहा है इस पॉइंट पे उसकी स्पीड, तो इसको वेलोसिटी की इक्वेशन में डाल दो। 3t माइनस 0.5 टी पावर 1.5। वेलोसिटी की इक्वेशन थी 3t माइनस कितना था? 0.5 टी की पावर 1.5। इसके अंदर टी की जगह 56.25 डाल दो, टी की पावर 1.5। दिखाओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 56.25 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 56.25 की पावर 1.5। नेगेटिव ही आ रही है, हाँ नेगेटिव ही आ रही है। हाँ डायरेक्शन चेंज है ना, उल्टा आ रहा है ना, ये रिवर्स आ रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी। हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड तो हम पॉजिटिव ही बताएंगे 42.19। 42.2। सही बेटा, नेगेटिव में आ रहा है इसलिए क्योंकि वो रिवर्स आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और हमें स्पीड बतानी है तो 42.2 ही बताएंगे। चलो लास्ट सवाल। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है यहाँ तक? जी सर। एक दो तीन चार पाँच छः 10 है 10। अच्छा भाई, अब इसमें क्या है? सबसे पहले दो पार्टिकल्स हैं, मास उसके दिए हुए हैं, और लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड है। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। और आगे बोले पी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए विद एस्ट्रोनॉट एंड स्लाइड्स डाउन द प्लेन। ठीक है, जैसे हमने पी को रिलीज किया तो ये स्लाइड डाउन होना शुरू हो गया, यानी दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पी फ्रॉम ए टू सी, ए से लेके सी तक, क्यू डज नॉट रीच द पुली, यानी यहां से यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 0.8 और 1.22 मीटर्स का। तो ये क्यू वाला ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर ऊपर चला गया होगा जब ये सी पॉइंट पे आएगा। तो पार्ट ऑफ द प्लेन ए टू बी इज रफ, ए से लेके बी वाला जो पार्ट है वो रफ है, ये वाला पार्ट रफ है, और दूसरा वाला पार्ट जो है वो स्मूथ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने मुझे दिया हुआ है ए से लेके बी वाले पार्ट। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पी बिटवीन ए एंड बी। अब हम सबसे पहले ए से लेके बी वाले पोर्शन की अगर बात करते हैं और पूरे सिस्टम को कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी फोर्सेस मार्क करो बेटा। फोर्सेस मार्क करेंगे तो यहाँ पे इसकी एक फॉरवर्ड फोर्स आएगी, इसका वेट का कंपोनेंट 20 sin 30। यहाँ पे आ जाएगी रिएक्शन फोर्स,
और यहाँ इसका एक और वेट का कंपोनेंट आ जाएगा 20 cos 30, और ये एक क्यू वाले का कंपोनेंट आ गया 2.5 का वेट 2.5, ठीक है। अच्छा, अगर हमको और एक और इसकी बैकवर्ड फोर्स आ जाएगी यहाँ पे ए से लेके बी पार्ट के लिए सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। अब पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी फॉरवर्ड फोर्स कितनी है बेटा? फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 20 sin 30। बैकवर्ड फोर्स क्या क्या है बेटा? एक तो फ्रिक्शन फोर्स है और एक है 2.5 जो क्यू का वेट है। इक्वल्स टू मास दोनों का ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय ए। अब फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू आर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने मुझे दिया हुआ है 0.3। रिएक्शन फोर्स कितनी है? 20 cos 30। हाँ, पूरे सिस्टम की बात होगी ना एक साथ। एक्सेलेरेशन जो पी की होगी वही क्यू की भी होगी ना, सेम होगी, कनेक्टेड है दोनों। अच्छा, यहाँ पे ये वाली फ्रिक्शन फोर्स रख दो और बताओ एक्सेलरेशन क्या आती है? फाइनल एक्सेलरेशन निकालो कितनी आती है? क्या? अच्छा सॉरी। कितने? 17.9। माइ 1.02 आ रहा है पक्का वाला। दिखाओ। सबसे पहले आप इसको कर दो 20 sin 30, आपने कर दिया, ठीक है। चलो, ये 10 आ गया, माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय cos 30, ये आ जाएगा 3√3 माइनस 2.5 इक्वल्स 2.25 ए। अब 10 माइनस 3√3 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 2.25, ये आ गया 1.02। ठीक है। अगले पार्ट में बोल रहा है हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट सी। अब देखो यहां पे जब ये पी वाले पार्टिकल की, हम सिर्फ पी वाले पार्टिकल की बात करें तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या है बेटा? 0 है। एक्सेशन हमने इसकी निकाली 1.0। हाँ, ए से लेके बी तक। बी के बाद तो उसकी जो है वो एक्सेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बताना क्या है? हमसे वो पूछ रहा है स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है सी के ऊपर। तो पहले तो हम जो है वो बी के ऊपर स्पीड निकाल लें ना, कि भाई ए से इसने स्टार्ट किया, बी पे पहुंचने तक उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी सर जैसे फाइनल बी पे स्पीड जो हमें बतानी फाइनल है उसकी। वेलोसिटी होगी वो फिर बी टू सी दोबारा से इनिशियल वेलोसिटी बी वाली बन जाएगी ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही होगा। डिस्टेंस हमें पता है कितना? 0.8 मीटर्स का। फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। वी स्क्वायर 0 स्क्वायर टाइम का काम नहीं है ना, एक्सेलेरेशन में पता है 1.02
और डिस्टेंस हमें पता है 0.8। बताओ क्या आएगी v? यह आएगी हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट P। वन पॉइंट 1.3 आ रही, पक्की बात है। अब 1.3 आ गई हमारी। ये हमारी जो स्पीड है ये पॉइंट बी के ऊपर है ना, ये पॉइंट बी के ऊपर है। 1.277 आ रहा है क्या? तो 1.28 लिखो ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लिखो बेटा। अच्छा, अब बी से हम अगर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें तो फ्रॉम पॉइंट बी हमारी इनिशियल स्पीड क्या होगी बेटा? 1.28 होगी। और सी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास है 1.2 मीटर। एक्सेलरेशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमें नई वाली अब निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे नई वाली एक्सेलरेशन? अब हमें इसकी एक्सेलरेशन की दूसरी दोबारा नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे? अब जब ये बी से सी वाले पोर्शन पे आ गया तो अगेन इसकी फॉरवर्ड फोर्स क्या है? यही 20 sin 30। कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है ना, सही है। 20 sin 30 इसकी फॉरवर्ड फोर्स हो गई। बैकवर्ड फोर्स क्या है? बैकवर्ड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो हट गई, सिर्फ और सिर्फ इसका वेट का कंपोनेंट बचेगा ना दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट तो लगा हुआ है अभी तक, तो -2.5 इसकी बैकवर्ड फोर्स हो गई, इक्वल्स टू 2.25 ए। निकालो जरा नई वाली एक्सेलरेशन कितनी आती है? 3.33 हमारी नई वाली एक्सेलरेशन आ गई। और हमें निकालनी है अगेन पॉइंट सी के ऊपर स्पीड, यानी हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। दोबारा से वही फॉर्मूला लगेगा, v² इक्वल्स टू u², हमारा जो पिछले पार्ट में आया था 1.28 प्लस 2a। s हमारा कितना हो जाएगा? 1.2। निकालो जरा v कितना आता है? 3.1। 3.1। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? लास्ट पार्ट, फाइंड द टाइम टेकन फॉर पी टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। बहुत आसान है यार, सबकी इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही है। दोनों फेजेस में हम बस एक एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले फेज का भी टाइम निकाल लो, ए से सी तक। तो पहले वाले फेज का टाइम निकाल लेते हैं और सेकंड वाले फेज का टाइम निकाल लेते हैं, दोनों टाइम्स ऐड हो जाएंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा लो ना डायरेक्ट। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, हमारे पास v इसका भी है 1.28। 1.28 ये है ए टू बी का ना, वो भी लगा सकते हो, लंबी इक्वेशन बनेगी। v इक्वल्स टू u प्लस ए हमारा कितना था? 1.02। और टाइम हमें नहीं पता, टोटल नहीं ना, दोनों को अलग अलग निकाल रहे हैं ना। फर्स्ट का अलग निकाला है तो सेकंड का अलग निकाला। यहाँ से क्या टाइम आ रहा है? और बी टू सी के लिए हमारी इनिशियल स्पीड हो जाएगी, क्या थी हमारी इनिशियल स्पीड? 1.225। 1.255 कर देते हैं। और बी टू सी के लिए हमारी इनिशियल स्पीड क्या थी? जो उसकी थी 1.28 इनिशियल थी और फाइनल क्या थी? 3.1। तो 3.1 इक्वल्स टू यू इनिशियल स्पीड विच इज 1.28 प्लस एक्सेशन हमें निकाली थी 3.33। और टाइम हमें नहीं पता, यहाँ से दूसरा टाइम निकालो। 547। और दोनों टाइम्स को ऐड कर दो अब।
1.802। ये सही है। ठीक है बेटा, ये हमारा पेपर खत्म हो गया। चलो मैं फाइल और रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज दूंगा। आप सर ये सिग्नेचर